बैक द क्लासेस। तो आज हम हिस्ट्री का वो चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसे देखकर बच्चे अक्सर डर जाते हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बट ट्रस्ट मी, ये कोई बोरिंग हिस्ट्री लेसन नहीं है, ये एक कहानी है ज़िद की, सपनों की और आज़ादी की। अगर आप क्लास 12th में हो और बोर्ड्स में टॉप करना चाहते हो तो ये वीडियो आपकी लाइफ से करने वाली है। आज हम हर एक स्लाइड को डिटेल में समझेंगे और एनसीईआरटी दोबारा खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट द रेवोल्यूशन। इससे पहले कि हम डाइव इन करें, ये समझ लें कि इस चैप्टर मूव कैसे करता है। सबसे पहले हम एक आर्टिस्ट का सपना जो है फ्रेडरिक सॉरे, फिर फ्रांस का ट्रायल रन, उसके बाद नेपोलियन का मैनेजमेंट स्लाई और एंड में जब सब बात बिगड़ गई तो बड़े बड़े नेशंस का जन्म। ये सब इंटरकनेक्टेड है, एक इवेंट दूसरे को ट्रिगर कर रहा है, जैसे एक डोमिनो इफेक्ट। हम हर एक लिंक को आज डिटेल में देखेंगे। साल 1848 में फ्रेडरिक सॉरे ने एक पेंटिंग बनाई। क्यों बनाई? हाउ? उसने देखा कि पूरे यूरोप में लोग आज़ादी के लिए तड़प रहे हैं। उसने एक यूटोपियन वर्जन क्रिएट करा। इसमें लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ जा रहे हैं। वाई? क्योंकि तब लोग ये समझ चुके थे कि रिपब्लिक होना ही फ्यूचर है। इस पेंटिंग में अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड सबसे आगे हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले ही रास्ता देख चुके थे। ये पेंटिंग सिर्फ आर्ट नहीं है, एक प्रेडिक्शन थी कि आने वाले वक्त में यूरोप कैसा दिखेगा। इस पेंटिंग के अंदर दो मेन चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखेगा और नीचे बहुत सारे सिंबल्स जो क्रश हुए पड़े हैं। लिबर्टी लिबर्टी को फीमेल फिगर क्यों बनाया गया? ताकि लोग कनेक्ट कर सके। इनके एक हाथ में एक टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, क्योंकि पुराने राजाओं ने लोगों को अंधेरे में रखा था। दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स है, एक किताब। पहले सिर्फ राजा के राइट्स होते थे, अब हर इंसान के पास लीगल पावर होगी। ये सिंबल्स लोगों को समझाने के लिए थे कि आज़ादी का मतलब सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि लीगल और मेंटल फ्रीडम है। ज़मीन पर जो कचरा देख रहे थे, क्राउन्स और रॉयल रोब्स टूटे पड़े हैं, वो एब्सोल्यूटिज्म है। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब है ऐसी सरकार जहां राजा की मनमानी चलेगी। फ्रेडरिक सॉरे ने ये इसलिए दिखाया ताकि लोगों के दिल से राजा का डर निकाला जा सके। जब लोग देखते हैं कि राजा का मुकुट मिट्टी में मिल गया है तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये शैटर्ड सिंबल्स पुराने सिंबल की मौत का नया सवेरा थे। नेशन स्टेट का कंसेप्ट क्या था? हाउ वॉज इट डिफरेंट? पहले अगर राजा की शादी किसी दूसरी प्रिंसेस से हुई तो दो देश जुड़ जाते थे, लोगों के लिए कोई चॉइस ही नहीं थी। पर नेशन स्टेट का मतलब है कि मेजॉरिटी एक कॉमन आइडेंटिटी शेयर करेंगे। इनकी हिस्ट्री, इनकी स्ट्रगल और इनके एंसेस्टर एक होने चाहिए। ये चेंज इसलिए हो रहा था ताकि लोग एक कलेक्टिव यूनिट बन सके और उनमें कोई बाहर वाला आके कोई डिवाइड ना कर सके। यूनिटी की भावना। नेशनलिज्म की पहली असली चिंगारी साल 1789 फ्रांस से आई थी। क्यों? क्योंकि फ्रांस का राजा लुइस 16 एक फेलियर था। टैक्सेस स्काई हाई थे और लोग भूखे थे। उन्होंने कहा बस बहुत हुआ। उन्होंने मोनार्की से लड़कर नेशनल असेंबली को दे दी पावर। ये क्यों? क्योंकि पहला बड़ा एक्सपेरिमेंट था जहाँ लोगों ने कहा देश हमसे है, हम राजा से नहीं। ये वो पल था जब सब्जेक्ट यानी कि प्रजा बन गई थी सिटीजन यानी कि नागरिक। फ्रांस को एक देश कैसे बनाया गया? उन्होंने ब्रांडिंग की। उन्होंने ला पैट्रियन और ला सिटियन यानी कि फादरलैंड और सिटीजन जैसे वर्ड्स यूज़ किए ताकि लोग ये भूल जाए कि वो किसी रीजन के हैं और सिर्फ याद रखें कि वो फ्रेंच हैं। नया फ्लैग आया, नया एंथम, यह सब लोगों के दिमाग में एक यूनिटी की केमिकल रिएक्शन ट्रिगर करने के लिए था। देशभक्ति पहले क्रिएट की गई, फिर वो अपने आप बढ़ेगी। सिर्फ फ्लैग से काम नहीं चला, सिस्टम भी बदलना था। स्टेट जनरल का नाम नेशनल असेंबली कर दिया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ ख़त्म कर दी गई, क्योंकि अगर आपको अपने ही देश में ट्रेड करने के लिए 10 जगह टैक्स देना पड़े तो आपकी कभी एक नेशन फील नहीं करोगे। यूनिफॉर्म वेट्स और मेजरमेंट्स लाए गए, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए गए, ज़रूरी था ताकि लोगों को सिस्टम एफिशिएंट और फेयर लगे। भाषा को यूनाइट करने के लिए यूज़ किया गया। रीजनल बोलियों को साइडलाइन किया गया और फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज बनाया गया। अगर लोग एक दूसरे की बात नहीं समझेंगे तो लड़ेंगे कैसे? फ्रेंच लैंग्वेज एक ग्लू की तरह थी जिसने बिखरे हुए लोगों को जोड़ दिया। अब फ्रेंच आर्मीज़ का मिशन था कि वो नेपोलियन से पहले पूरे यूरोप को आज़ादी का ये सीक्रेट फॉर्मूला बताएं। अब आते हैं नेपोलियन बोनापार्टे। इसने डेमोक्रेसी तो ख़त्म की पर गवर्नेंस को सुपर फास्ट बना दिया।
वो जानता था कि अगर सिस्टम एफिशिएंट होगा तो लोग उसके रूल को एक्सेप्ट करेंगे। उसने मोनार्कीज हराकर रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इम्प्लीमेंट किया। वो एक जनरल से मॉडर्नाइज़र बन गया। उसका मोटिव सिंपल था, पावर को सेंट्रलाइज और एफिशिएंट बनाना। पावर खाली अपने हाथ में नहीं रखनी, लोगों को उसका इफ़ेक्ट दिखाना है। नेपोलियन कोड, हाँ, इसने बर्थ बेस्ड प्रिविलेज ख़त्म कर दिए, क्योंकि पहले सिर्फ नोबल्स के बच्चे प्रिविलेज यानी कि फ़ायदा इंजॉय करते थे, पर नेपोलियन ने कहा इक्वालिटी बिफोर लॉ। उसने राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर करा। ये कोड इसलिए लाया गया था ताकि टैलेंट को वैल्यू मिले, ना कि फैमिली बैकग्राउंड को। इसने यूरोप की सड़ी गली ट्रेडिशंस को उखाड़ कर फेंक दिया और एक मॉडर्न ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम दिया। नेपोलियन ने किसानों यानी कि पीजेंट्स को सर्फडॉम से आज़ाद किया, यानी कि गुलामी से आज़ाद करा, क्योंकि किसान पॉपुलेशन का सबसे बड़ा हिस्सा थे, 90% पॉपुलेशन। उन्हें आज़ाद करके नेपोलियन ने अपना सपोर्ट बेस बनाया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन हटा दिए, इससे ट्रेड और आसान हो गया। आर्टिस्ट को फ्रीडम मिली, लोगों को लगा कि असली आज़ादी है यही। सिस्टम इतना लॉजिकल था कि बिजनेसमैन और वर्कर्स को पहली बार लगा कि उनका भी कोई फ्यूचर है। पर दोस्तों, नेपोलियन हीरो से विलन कैसे बना? चलो, शुरू में लोगों को हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी, आज़ादी का फरिश्ता माना, पर जल्दी ही उन्होंने रियलिटी समझ ली। नेपोलियन ने टैक्सेस बढ़ा दिए, सेंसरशिप लगा दी और लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में डाला, क्योंकि ऐसा एम्बिशन उसका एम्बिशन था पूरे यूरोप को जीतना। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी थी पर पॉलिटिकल फ्रीडम चली गई थी। सिस्टम अच्छा हो गया था लेकिन लोगों की आज़ादी थोड़ी कम हो गई थी। लोगों को समझ आ गया कि अब वो अभी भी गुलाम है, बस नए मास्टर के। मिड 18th सेंचुरी यूरोप एक पैच वर्क था। क्यों? कोई जर्मन, कोई इटली नहीं था। लोग डाइवर्स ग्रुप में बटे हुए थे, क्योंकि डायनेस्टिक एम्पायर जैसे हैब्सबर्ग के अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस और कल्चर के लोग रहते थे। इनके आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। नेशनलिज्म के लिए ज़रूरी था कि ये लोग समझें कि उनका एनिमी और उनका इंटरेस्ट एक है। ये आइडेंटिटी क्रिएट करने का सबसे बड़ा चैलेंज था। सोशली डोमिनेंट ग्रुप लैंडेड अरिस्टोक्रेसी, इनके पास बहुत ज़मीनें थी और ये स्टेटस दिखाने के लिए फ्रेंच बोलते थे। इनकी पॉपुलेशन कम थी पर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पुराना सिस्टम का हिस्सा थे। ये लोग यूनिटी नहीं चाहते थे, क्योंकि यूनिटी से इनकी प्रिविलेजेस ख़त्म हो जाती। नेशनलिज्म इनके लिए सबसे बड़ा खतरा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक नया ग्रुप बनाया, द मिडिल क्लास। बिजनेस, ट्रेड और एजुकेशन ने लोगों को अवेयर बनाया। इसमें डॉक्टर्स, लॉयर्स और बिजनेसमैन थे। इन्होंने ही सबसे पहले नेशनलिज्म की डिमांड की, क्योंकि इनके पास दिमाग था, पैसा था, पर रिस्पेक्ट और पावर नहीं थी। ये बर्थ बेस्ड सिस्टम को ख़त्म करके नेशनल यूनिटी लाना चाहते थे। फिर आता है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म वर्ड का मतलब है फ्री। इनके लिए इसका मतलब था पर्सनल फ्रीडम और इक्वालिटी। पॉलिटिकली इसका मतलब था गवर्नमेंट बाय कंसेंट, क्योंकि वो राजाओं का आर्बिट्रेरी डिसीजन से थक चुके थे। वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन हो जो उन्हें राइट्स दे। लिबरलिज्म सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि उनका सिस्टम को कंट्रोल करने का एक नया ड्रीम था। इकोनॉमिक नेशनलिज्म कैसे गया? 1834 में पर्शिया ने ज़ुल्फरेन एक कस्टम यूनियन बनाया। पहले 30 से ज़्यादा करेंसी थी, उनको घटा के सिर्फ 2 कर दिया गया। अगर इकॉनमी बिखरी रहेगी तो देश कैसे जुड़ेगा? रेलवेज ने कनेक्टिविटी बूस्ट दिया। बिजनेसमैन को समझ आ गया कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट ही नेशन का इंटरेस्ट है। पैसा जब एक हुआ तो दिल भी जुड़ने लगे। 1815 में नेपोलियन हार गया था। बैटल ऑफ वाटरलू के बाद कंजर्वेटिव यानी कि ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया पावर में आए। ये चाहते थे कि सब कुछ पुराना हो जाए। जो नेपोलियन ने बदलाव करे थे वो बदलाव वापस पहले जैसे हो जाए। मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्की, उन्हें लगता था कि चेंजेस डेंजर है, खतरा है। पर वो ये भी जानते थे कि नेपोलियन के रिफॉर्म से मोनार्की को मजबूती मिल सकती है। ये पुराने और नए का एक अजीब मिक्सचर था। तो साल 1815 की ट्रीटी ऑफ वियना को होस्ट किया ड्यूक मेटरनिच ने। इसका मेन गोल था यूरोप में स्टेबिलिटी लाना। सबसे पहले यानी कि राजाओं को वापस लाना। बर्बन डायनास्टी को फ्रांस में वापस लाया गया नेपोलियन के हारने के बाद। ये एक तरह का बैक टू बेसिक था, जहाँ रेवोल्यूशनरी के सपनों पर पानी फिर गया।
इन्होंने यूरोप का मैप ऐसे रीड्रॉ करा कि फ्रांस कहीं दोबारा एक्सपैंड ना कर सके। फ्रांस के चारों तरफ से नए स्टेट जैसे नीदरलैंड, पेडमोंट बना दिए गए। ये बफर स्टेट थे ताकि फ्रांस की आर्मी रुक सके। पर्शिया को वेस्ट में और ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली में टेरिटरीज दी गई। पर नेपोलियन ने जो 39 स्टेट्स कॉन्फेडरेशन को उन्होंने टच ही नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करना बेवकूफ़ी होगी। कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स ने सेंसरशिप लगा दी थी। वो क्रिटिसिज्म से डरते थे। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि सारे रेवोल्यूशनरीज अंडरग्राउंड चले गए। कैसे? सीक्रेट सोसाइटीज़ बनने लगी। उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि ट्रीटी ऑफ वियना का विरोध करना और मोनार्की को उखाड़ फेंकना। वो जानते थे कि अगर खुले में बोलेंगे तो जेल जाएंगे, इसलिए अब शैडो वॉर शुरू हो गई थी। जिप्सी मजीनी की एंट्री। उसने दो सोसाइटीज़ बनाई, यंग इटली और यंग यूरोप। वो मानता था कि इटली को एक यूनिफाइड रिपब्लिक ही बनाना होगा। उसने लोगों को इमोशनल लेवल पर कनेक्ट करा। उसका मानना था कि गॉड ने नेचर को नेचुरल यूनिट्स बनाया है। मजीनी ने दिखाया कि एक इंसान का विज़न पूरे देश की आर्मी से बड़ा हो सकता है। मेटरनिच ने मजीनी के बारे में कहा, ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। क्यों? क्योंकि मजीनी लोगों के दिमाग से राजाओं का खौफ निकाल रहा था। वो लोगों को रेवोल्यूशनरी बना रहा था। मेटरनिच जानता था कि अगर लोग मजीनी की बात मान गए तो मोनार्कीस यानी कि राजा मिट्टी में मिल जाएंगे। ये डर ही मजीनी की सबसे बड़ी जीत थी। अब शुरू हुआ एज ऑफ रेवोल्यूशन, क्योंकि लोग पॉवर्टी और सेंसरशिप से तंग आ गए थे। जुलाई 1830 में फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ और बर्बन किंग्स को भगा दिया गया। इसने एक स्पार्क इग्नाइट किया। बेल्जियम नीदरलैंड से आज़ाद हो गया। यूरोप के हर कोने में आग लगने लगी। ये साबित हो गया कि वियना ट्रीटी एक टेम्परेरी बैंडेज थी। मेटरनिच ने फिर कहा, व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। क्योंकि फ्रांस यूरोप का पॉलिटिकल ट्रेंड सेटर था। फ्रांस में अगर लोग सड़क पर उतरते थे तो पोलैंड, जर्मनी और इटली के भी लोग हिम्मत कर लेते थे। फ्रांस की आज़ादी की लहर पूरे कॉन्टिनेंट के लिए एक इन्फेक्शन की तरह थी जो मोनार्कीज को ख़त्म कर रही थी। ग्रीक की कहानी डिफरेंट है। ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। 1821 में उन्होंने आज़ादी के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। इस वॉर ने नेशनलिज्म को इमोशन के साथ जोड़ा। प्योर यूरोप के आर्टिस्ट ने ग्रीस का साथ दिया, क्योंकि वो इसे क्रेडल ऑफ यूरोप सिविलाइजेशन मानते थे। उन्हें लगता था कि क्रिश्चियन नेशन को मुस्लिम रूल से आज़ाद होना ही चाहिए, कि कल्चर की जीत थी।